Hello students and welcome to the online learning platform of CUET Concept। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर उदिशा मैम और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी NCET B.Ed का इंग्लिश डोमेन का सिलेबस। इंग्लिश डोमेन बच्चों एक ऐसा डोमेन है जो मोस्टली हर स्टूडेंट ऑप्ट करता है फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज इसका सिलेबस आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिलता जुलता है, बट बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर होती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है, हर एक चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो बेसिकली 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पोर्शन हमारा ग्रामर का आता है। तो जो ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सबसे पहले देखने मिलता है, क्योंकि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना दैट इज़ लाइक अ शेयर यूनिट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और मतलब वो विदाउट अ शेयर अ कंपनी इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो वैसे ही विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर इज़ नॉट पॉसिबल। तो ग्रामर एक तो वही है बच्चों की पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन प्रोनाउन हो गया और उनके यूजेस, उनका एप्लीकेशन। देयर आर 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, कैसे चेंज होता है, कौन किसके साथ लगेगा तो क्या चेंजेस आएंगे, वो सब इसमें डिस्कस किया जाएगा। फिर आता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से तो सभी कोई अवेयर है, मुहावरे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई होप ये मोस्टली हर किसी को पता ही होगा कि क्या कौन से इडियम एंड कौन से फ्रेजेस का क्या मतलब होता है, ठीक है। वी यूज़ इट एज अ स्लैंग, वी यूज़ इन अ डेली लाइफ ऑन इंस्टाग्राम और एनी ऑफ द सोशल मीडिया, ओके। फिर आते हैं वॉइस चेंजेस पे। तो वॉइस चेंज लाइक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस जो अभी हम एक्टिवली बोल रहे हैं, पैसिव अगर उसको हम पैसिव यानी कि पास्ट में ले जाना, ठीक है। सो दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कि कब कैसे चेंज होना है, क्या लगना है, क्या वर्ड ऐड होना है, क्या वर्ड हटना है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, ये सब चीज़ें हम वॉइस में डिस्कस करेंगे। फिर आता है नरेशन वाला पार्ट। तो नरेशन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज स्पोकन बाय द स्पीकर हिमसेल्फ एंड द इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो कोई और बोलता है स्पीकर की बातों को। सो दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सॉरी। फिर अगर आते हैं नेक्स्ट पे तो आता है हमारा टेंसेस। तो टेंसेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप लोग को पता है तो टेंसेस लाइक टेंस लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज। Still some of the people are not aware about the formulas of tenses. So tenses is a very very basic chapter to be covered. Then determiners, infinitive, gerund and participle, and lastly figure of speech. Figure of speech is like father। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है बच्चों की, मतलब उसमें बहुत n नंबर ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेस हैं हमारे पास, है ना, बट हमें याद नहीं रहता है। वी जस्ट हैव टू गो थ्रू द बेसिक ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। फिर जैसे कि इन्फिनेटिव, चिरन और पार्टिसिपल जो है वो मेनली अगर आपका मैं बताऊं तो फिर वो मेनली कौन से पोर्शन में पूछा जाता है, एरर करेक्शन वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इन्फिनेटिव, चिरन और पार्टिसिपल के एप्लीकेशंस को। फिर अगर बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो इसके नेक्स्ट सेक्शन में आता है राइटिंग सेक्शन, जिसमें लेटर, आर्टिकल, नोटिस और रिपोर्ट कवर किया जाता है। तो ये राइटिंग सेक्शन वाले पोर्शन है, थोड़ा टाइम टेकिंग पोर्शन है, बट इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। लेटर राइटिंग जैसे कि बिजनेस लेटर्स हो गए, ठीक है, अगर आपको रिज्यूमे भेजना है, आपको जॉब लेनी है या फिर कुछ भी लीव लेना है, दैट टाइप ऑफ लेटर्स। फिर आर्टिकल हो गया न्यूज़पेपर में डालने वाला, नोटिस हो गया, रिपोर्ट हो गया, दीज आर फ्रॉम द राइटिंग सेक्शन पोर्शन। फिर आता है हमारा वोकैब वाले सेक्शन में से। तो वोकैब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज फार एज वी नो, है ना। तो उसमें जैसे कि चूज़ द करेक्ट वर्ड हो गया, कि कौन सा वर्ड किसके साथ लगना है। सम वर्ड एक्ट्स एज अ नाउन वेयर सम वर्ड्स एक्ट्स एज अनदर फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। सो हमें वो याद रखना है कि कौन सा वर्ड कैसे और कहाँ पे किस तरीके से वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसका क्या यूजेज है। फिर रीअरेंजिंग द सेंटेंस, आपको कुछ 4-5 सेंटेंसेस जंबल करके दिए जाएंगे, उसको आपको प्रॉपरली एक सेंसिबल सेंटेंस बनाना है, अच्छे से उसको रीअरेंज करके, ठीक है। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द जिसे कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का कोई एक चीज़ एक ही नाम रखा गया है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्राउड कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नोन एज स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है।
सो दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर आता है असर्शन और रीज़न। ये असर्शन और रीज़न थोड़ा सा ट्रिकी सा होता है, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि कुछ असर्ट किया जाएगा और उसका आपको रीज़न दे दिया जाएगा, दैट रीज़न कैन बी रेलिवेंट और कैन नॉट बी, ठीक है। तो वो हमें देखना है, वी हैव टू जज दैट अकॉर्डिंग टू द असर्शन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है एरर करेक्शन वाले पॉइंट। तो एरर करेक्शन मैंने आपको अभी बताया था कि इन्फिनेटिव, जिरन और पार्टिसिपल या फिर ग्रामर के जितने भी सेक्शन हैं उसमें से कहीं से भी आप लोग को एरर करेक्शन पूछा सकते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव में से ही पूछ दिया, ठीक है। कोई दो टाइप ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में डाल दिया, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो हमें करेक्ट करना है एरर को। फिर आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ये भी आप अवेयर ही होंगे, हिंदी में आप लोग हमेशा पढ़ते ही आए हो, इंग्लिश भी उतना ही ज़्यादा ईजी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सेक्शन में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे को लगता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा और इधर पिक्टोरियल कॉम्प्रिहेंशन कुड ऑल्सो बी एन क्वेश्चन, ठीक है, ऑल्सो बी ए क्वेश्चन। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, देन एंड दैट क्वेश्चंस आर रियली नॉट सो ईजी, ठीक है। वी हैव टू गो थ्रू इट, लाइक बहुत ज़्यादा नॉट सो डिफिकल्ट बट दैट मॉडरेट रेट ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है वहाँ पे। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। These reading comprehensions can be tackled easily if you have that reading habit or if you have that literally good vocabulary, तो आपका easily क्रैक हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंग्लिश सिलेबस। इतना कुछ रफ एंड टफ नहीं है, बेसिकली अब तक आप जो पढ़ते आ रहे हो, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने मिलता है, वही सेम सिलेबस है। बस इट्स द थिंग कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर लेवल, लाइक NCERT BEd का जो लेवल है वो उस हिसाब से ही आएगा, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। बट अगर बच्चों देखा जाए कि अगर कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम CUET क्रैक करें कि NCERT BEd करें, तो बेटा आई वुड सजेस्ट कि आप NCERT BEd को ही ऑप्ट करो, बिकॉज जो CUET है उससे वो आपको BA में पहुंचाएगा। सो दैट इज़ लाइक कि आपको थोड़ा ज़्यादा साल पढ़ना पड़ेगा। बट अगर वही आप NCERT BEd में जाओगे, सो इट विल सेव योर 1 ईयर। तो वाई नॉट टू सेव अ ईयर एंड बी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, है ना। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि ऑप्ट फॉर NCERT BEd, ओके। एंड इसी के साथ बच्चों हमारा इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म होता है। एंड इफ़ आई डिस्कस अबाउट CUET कॉन्सेप्ट, तो CUET कॉन्सेप्ट इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेर वी हैव कन्वर्टेड मोर देन 100 ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वी हैव मेड देम अ श्योर सिलेक्शन। इवन अभी हमारा बैच भी चालू हुआ है, श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। इवन फॉर द स्कूल हम CHS, इवन फॉर द स्कूल कॉन्सेप्ट और PG related exams and also UG related exams. So if any of your friends, cousins want to join for competitive exams, they are free to join us. Just call on this number. This is the helpline number. You can contact us, and there is an offer going on that is valid till not till August. It is going on right now, so you can avail it. And any of the queries and doubts can be solved on this number. So thank you. जुड़े रहिए CUET कॉन्सेप्ट के साथ। CUET बोले तो CUET कॉन्सेप्ट।